गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रादेशिक असमानता। वैश्वीकरण के इस दौर में हर तरीके से असमानता बढ़ी है। अमीर और गरीब के बीच में, उद्योगों और कृषि के बीच में, शहर और देहात के बीच में असमानता बढ़ी है। इसी तरीके से क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी है। बढ़ती हुई इस क्षेत्रीय असमानता का आंकड़ा इस प्रकार है कि 1960-61 में दिल्ली में प्रति व्यक्ति उत्पाद 668 रुपये था, जो क्रमशः बिहार में 215 रुपये था, और यह 1990 में यह आंकड़ा क्रमशः बढ़कर 11,057 और 2,660 रुपये हो गया। और यह बढ़कर हम देख रहे हैं 2014-15 के अंतर्गत यह क्रमशः बढ़कर 2,52,011 रुपये और ये 34,850 रुपये हो गया। अनुमानित तौर पर अगर हम देखें तो क्रमशः अगर हम देखें तो आंकड़ा किसी एक स्थान विशेष का बढ़ा हुआ है और किसी स्थान विशेष का घटा हुआ है। यानी हर जो प्रादेशिक स्तर पर असमानता हमें देखने को मिलती है। दिल्ली देश की राजधानी है, जबकि बिहार देश का एक सबसे गरीब प्रदेश है। इन दोनों के बीच में असमानता हमें सामान्य रूप से दिखाई देती है। राजधानी और दूर दराज के जो प्रदेश हैं उनके अंतर्गत ये क्षेत्रीय असमानता हमें देखने को मिलती है। अब ये कहा जा सकता है कि राजधानी के लोग जो हैं वो ज़्यादा धनी हैं और विभिन्न कंपनियों में कार्य करते हैं, इसलिए उनका प्रति व्यक्ति आय जो है उनकी वो अधिक है। और यदि अन्य स्थान की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की या अन्य स्थानों की बात करें, तो वहाँ पे भी हमें प्रादेशिक असमानता नज़र ज़रूर आएगी। फिर है कि पूंजी को आकर्षित करने के होड़ के अंतर्गत पूंजीपतियों को और ज़्यादा लूट का मौका दिया जाता है और वे लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अक्सर पूंजीपतियों को विभिन्न किस्म की रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाते हैं ताकि वो विभिन्न किस्म के उद्योग धंधों को चला सके और जो विभिन्न मुद्रा जो चक्र है वो निरंतर घूमता रहे। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत होता क्या है कि मजदूर वर्ग जो है उसकी क्षमता बुरी तरीके से प्रभावित होती है और फैक्ट्री के स्थानांतरण के भय से मजदूर वैसे ही दबाव में रहते हैं और ऐसी स्थिति के अंतर्गत अन्य स्थानों पर वो औद्योगिकरण और पूंजीकरण के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जाके पलायन करते हैं और वो कार्य करते हैं। मजदूर वर्ग इस की हालत जो है वो दर बदर गिरती जाती है और इसी बीच में पूंजीपति वर्ग जो है वो अपने आप में धनाढ्य होता चला जाता है। तो ये पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच हमें असमानता देखने को मिलती है। इसी तरीके से किसी एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत भी हम देखेंगे कि वहाँ के जो संसाधन हैं उनके अंतर्गत भी हमें जहाँ पे ज़्यादा संसाधन होंगे वहाँ के लोगों की आय जो है वो ज़्यादा होगी अगर उसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। तो अगर हम भारतवर्ष के हिसाब से अगर देखें तो आर्थिक असमानता के जो विभिन्न मुख्य जो कारक हैं उनको हम इस रूप में ले सकते हैं। पहला है प्रति व्यक्ति आय के रूप में। यदि हम विभिन्न प्रांतों की बात करें तो आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने के लिए ये किया जाता है कि कृषि वृद्धि और औद्योगिक विकास की अंतर्राज्यीय असमानताओं के स्तर ने प्रति व्यक्ति आय की भिन्नताओं का योगदान किया है। जैसे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जहाँ सिंचाई है और जहाँ कृषि अधिक है वहाँ उर्वरकों और उच्च स्तरीय तकनीक का प्रयोग करके कृषि का उत्पादन किया जाता है और उन लोगों का जो स्तर है, रहन सहन का स्तर, या वे हम वहाँ पर व्यक्तियों का उच्च स्तर है रहन सहन का। जबकि बिहार के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय बहुत नीची है और हरियाणा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ऊंची है। तो क्षेत्रीय असमानताएं जो हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है हमारा निर्धनता रेखा के नीचे की जनसंख्या, पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या भी क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं का निर्माण करती है। 2011-12 के अंतर्गत निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का प्रतिशत जो 8.10 है वो हिमाचल प्रदेश का है और बिहार का जो है वो 33.1 जो है वो बिहार में थी। तो यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 25.7 और शहरों में 13.7 है और यह समग्र भारतीय गरीबी का 721.9% है।
यानी निर्धनता रेखा के नीचे भी बहुत अधिक पॉपुलेशन है हमारी। तीसरा है विद्युतीकरण। अगर हम देखें किसी भी एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत, तो किसी भी क्षेत्र के विकास में विद्युत का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वे प्रांत जहाँ पे कि विकास की प्रक्रिया ठीक चल रही है, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि विद्युत पर्याप्त मात्रा में हमें हमें वहाँ पे उसके सुचालन के लिए हमें दिखाई देती है। वहाँ तीव्र गति से विकास होता है, जैसे कि हम पंजाब और हरियाणा में देखते हैं, वहाँ पे 100% विद्युतीकरण है। जबकि उसकी तुलना में हम अन्य राज्यों की बात करें तो आसाम, बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश अभी इन क्षेत्रों के अंतर्गत पीछे हैं। तो यानी जहाँ विद्युतीकरण ज़्यादा है तो वहाँ पे विकास ज़्यादा है, और जहाँ विद्युतीकरण कम है वहाँ पे तुलनात्मक रूप से विकास की दर कम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन की पैदावार और तकनीकें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न हैं, और पंजाब हरियाणा के प्रांतों में कृषि उत्पादन ने उन्नति की है, जबकि आसाम, उड़ीसा, नागालैंड जैसे प्रांत में आज भी बैलगाड़ी से कृषि उत्पादन किया जा रहा है, प्राचीन विधियों से किया जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि प्रति व्यक्ति जो कृषि का उत्पादन है वो पंजाब हरियाणा में ज़्यादा है अन्य राज्यों की तुलना में। तो वो अपने आप में वहाँ पे व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, और जबकि दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। और जबकि शहरीकरण की हम बात करेंगे, अर्बनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वह भी आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है। जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक जैसे प्रांतों में शहरी जनसंख्या अधिक है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा है। जबकि उड़ीसा, आसाम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में कम है, क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण लोग ज़्यादा रहते हैं। फिर आ जाता है इंडिकेटर नेक्स्ट हमारा यातायात और संचार के साधन। क्षेत्रीय असंतुलन के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो कारक है वो है यातायात और संचार के विभिन्न साधन, जैसे बैंक, बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। तो इन जो भी एक क्षेत्र हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सब के अंतर्गत ये समस्त सुविधाएं भली भांति से उपलब्ध हैं। जबकि जो अन्य राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आसाम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इनके अंतर्गत इन सब चीज़ों का अभाव जो है वो पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें औद्योगिकरण की। विभिन्न प्रांतों में औद्योगिकरण का स्तर भी भिन्न भिन्न है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुल आय के अंतर्गत भाग लेने वाले जो का प्रतिशत जो है, उद्योगों के अंतर्गत भाग लेने वालों का प्रतिशत 10 से 12% है। जबकि महाराष्ट्र, बंगाल, हरियाणा में यह प्रतिशत बहुत ऊंचा है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जब अगर ये परसेंटेज हमारा उद्योगों के अंतर्गत कम होगा, तो दूसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि पर हमारी निर्भरता ज़्यादा होगी, और जब कृषि पर निर्भरता ज़्यादा होगी तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उनका आर्थिक स्तर भी कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जिनका प्रतिशत उद्योगों के अंतर्गत ज़्यादा पाया जाएगा, जिन राज्यों का, तो उनके अंतर्गत विकास की दर या हम कहें उनका प्रति व्यक्ति आय जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता ने औद्योगिकरण को क्षति पहुंचाई है। फिर है नेक्स्ट है वित्त का अभाव। वित्त के अभाव भी किसी क्षेत्र के निर्विघ्न विकास में एक बाधक के रूप में है। वित्तीय संस्थाएं विभिन्न विकास की योजनाओं के लिए धन देने में झिझकती हैं, क्योंकि उन्हें ऋण वापसी के संबंध में आशंका रहती है। फलतः ये क्षेत्र पिछड़े रहते हैं, यानी जहाँ पे उनको लगता है, जो हमारे फाइनेंस सेक्टर है, तो वो भी ऐसे ही क्षेत्रों को के अंतर्गत जहाँ पे कि उनको लगता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त यानी विकास के लिए पर्याप्त कारक और विभिन्न सुविधाएं मौजूद हैं, तो वो वित्त या फाइनेंस कर देती हैं। वरना क्योंकि उनको वापस ऋण का जो है वापसी की चिंता रहती है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो क्षेत्र जिनको जहाँ पे कि संसाधन कम पाए जाते हैं, तो वो फलतः वो क्षेत्र पिछड़े ही रहते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दबाव या पॉलिटिकल प्रेशर। तो प्राय यह देखा जाता है कि राजनीतिक बल किसी किसी भी एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। वास्तव में यह वह इलाके हैं जहाँ पे कि वोट बैंक से प्रभावित वो क्षेत्र तो विकास की दिखने वाली विभिन्न परियोजनाएं लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के हस्तक्षेप से किसी भी एक क्षेत्र के आवश्यक विकास में बाधा पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर से आप वहाँ पे विभिन्न जो है चीज़ें
वो आप ला तो सकते हैं, लेकिन उसके विकास के लिए पर्याप्त आप कोई प्रोजेक्ट तो वहाँ ला सकते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो विभिन्न संसाधन वहाँ पे उपलब्ध हैं या नहीं, ये एक पॉलिटिकल प्रेशर या उस वजह से संभव नहीं हो सकता, बल्कि वहाँ के संसाधनों की रूपरेखा हमें देखनी पड़ेगी। मैं समझती हूँ कि ये आर्थिक असमानता के जो विभिन्न कारक हैं उनको आपने समझा होगा, और इसके पश्चात हम करेंगे कि इससे बचने के या इसको दूर करने के क्या क्या हमारे विभिन्न उपाय हैं। धन्यवाद।